अच्छा, ये जिसने भी ग्रुप में अभी हमें शेयर किया है इंट्राफ्यूजल, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि मसल स्पिंडल्स के अंदर इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, काइंडली ये ना डॉक्टर फरा की भी आपकी क्लास होगी, वहां पे भी कंफर्म कर लीजिएगा, उसके अंदर इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं। वो इट सेल्फ इंट्राफ्यूजल फाइबर नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये फिर भी एक दफा जो है वो कंफर्म कर ले लीजिएगा। ठीक है, मुझे भी उसमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा जो भी आगे से। ठीक है, जो जिसने भी शेयर किया तो वो भी देख ले कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर किसी बुक का रेफरेंस है तो फिर वो शेयर करें। ठीक है, ओके। टेम्परेचर रेगुलेशन के एमसीक्यूज, ओके ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेशन में हमारे पास यही एमसीक्यूज आते हैं ज्यादातर। ठीक है, इसके अलावा क्या है? प्री ऑप्टिक जो न्यूक्लियस है, ओवरऑल टेम्परेचर रेगुलेशन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से होगा ग्रेटर देन। मसल स्पिंडल के अंदर इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं। अच्छा ठीक है, इनसाइड द मसल स्पिंडल इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं, लेकिन आप जो है वो डॉक्टर फराज से एक दफा कंफर्म कर लीजिएगा इस थ्योरी को। ठीक है, ओके। अच्छा, टेम्परेचर रेगुलेशन काइंडली साथ साथ म्यूट करते जाए। अच्छा, ओके फाइन। ठीक है, उसके बाद क्या है जो इम्पोर्टेंट है वो सीएसएफ है। सीएसएफ की डेंसिटी पूछी जाती है, ग्रेविटी पूछी जाती है। डेंसिटी के अंदर जो है वो 0005 है, 1.0005। और ग्रेविटी में 1.005। अगर आपसे ग्रेविटी पूछ रहे हैं तो 005 है। और अगर डेंसिटी है तो डेंस है, चीज भारी है। ठीक है, तो वो जो है वो 0005 है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो हमारे हमारे पास सीएसएफ में जो चीजें ज्यादा आती हैं, वो आती हैं एज कंपेयर टू प्लाज्मा। मैग्नीशियम और क्लोराइड ज्यादा आता है। ठीक है, एक बात। दूसरा जो बाकी सारी चीजें होती हैं एज कंपेयर टू प्लाज्मा, प्रोटीन और ग्लूकोज जो है वो कम होती हैं सीएसएफ में एज कंपेयर टू प्लाज्मा। ये एमसीक्यूज बहुत दफा आता है। प्रोटीन ज्यादा कम होती है देन ग्लूकोज। ठीक है, तो जो एमसीक्यूज आपके पास है जिसमें वो पूछें कि सीएसएफ में प्लाज्मा के मुकाबले में कोई चीज कम कितनी होती है, तो प्लाज्मा के मुकाबले में प्रोटीन कम होती है और ग्लूकोज कम होती है। ठीक है, और ज्यादा क्या होता है? क्लोराइड और मैग्नीशियम। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो सीएसएफ का एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंटली पूछे जाते हैं, उसका प्रेशर प्रोडक्शन पूछा जाता है। प्रेशर और प्रोडक्शन पूछा जाता है। ठीक है, जो प्रेशर हमारे पास आता है, इसको सिंपल वे में याद करने वाली चीजें हैं ये। मैं इसको इधर आपको व्हाइट बोर्ड पे बता देती हूँ, इसको इस तरह याद कर लें। अच्छा, जो सीएसएफ की प्रोडक्शन है वो हमारे पास है 20 ml/h। ठीक है, ठीक है। 20 ml/h हमारे पास सीएसएफ की प्रोडक्शन। ठीक है, और अगर आपसे इसी को पर डे के हिसाब से पूछा जाए तो दैट इज द 450 to 500 ml पर डे के हिसाब से। ठीक है, 450 to 500 ml पर डे। ठीक है, तो दोनों चीजें याद करनी है। पर और के हिसाब से क्या पूछ रहे हैं और पर डे के हिसाब से क्या पूछ रहे हैं, यू शुड नो अबाउट इट। ठीक हो गया। इसके बाद क्या है कि जो वेंट्रिकल में सीएसएफ है वो है 150। जो वेंट्रिकल्स में है वो ओनली 150 है। ठीक है, तो कितना बन रहा है? 20 ml/h बन रहा है, 450 to 500 ml पर डे बन रहा है, और वेंट्रिकल्स में है 150। ठीक है, ml। उसके बाद क्या है, हमारे पास आ जाता है सीएसएफ के अंदर कि इसका प्रेशर कितना है। अब प्रेशर के हिसाब से चीजें चेंज हैं। वाटर के अंदर प्रेशर कितना है? ठीक है, ऑफ वाटर के अंदर प्रेशर कितना है? और इसके अलावा मरकरी में प्रेशर कितना है? वाटर के अंदर प्रेशर सबसे पहले आपने याद करना है, जहां ये 20 ml/h बन रहा था
उतना ही इसके वाटर के अंदर प्रेशर है, 10 to 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 10 to 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो है वो इसका प्रेशर है CSF का। ठीक है, और अगर ऑफ वाटर में अगर हम चले जाएं तो दैट इज द 60 to 150 ऑफ वाटर। ठीक है, 150 वेंट्रिकल्स में था, तो इसी तरह ही ऑफ वाटर कितना है, 60 to 150 ऑफ वाटर CSF का प्रेशर है। अब जब मरकरी में जाएगा तो वाटर का जो ये ओ है ना, ये खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, 6 to 15 ऑफ वर्क। ठीक है, 6 to 15 ऑफ मरकरी रह जाएगा। वाटर के अंदर CSF का प्रेशर था 10 to 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ऑफ वाटर के अंदर 60 to 150 होता है। ठीक है, जब यहाँ से मरकरी में जाएंगे तो सिंपल एज वे याद करने का ये है कि वाटर का ओ निकलेगा तो 60 और 150 का ये निकल जाएगा, और 6 to 15 ऑफ मरकरी उसका प्रेशर रह जाएगा। ठीक हो गया, सही है। ये वैल्यूज हैं जो कुछ रट्टे रटा लगाने वाली चीजें हैं, लेकिन ये इस तरह याद कर सकते हैं कि जैसे 20 ml पर और के हिसाब से बन रहा था, तो उतना ही वाटर का प्रेशर है 10 to 20 सेंटीमीटर। 150 ml वेंट्रिकल्स के अंदर था, तो उतना ही वाटर का वाटर का प्रेशर है 60 to 150। और जब वाटर से मरकरी में कन्वर्ट होगा तो वाटर का और निकलेगा 60 और 150 का जीरो माइनस हो जाएगा बीच में से, तो 6 और 15 ऑफ मरकरी बच जाएगा। ठीक है, ये ओ या जीरो समझ लो कि निकल गया है यहाँ से। तो ये पीछे क्या रह गया, 6 to 15 मरकरी, ऑफ मरकरी। ठीक है, अच्छा। अब जो हमारा लैटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल होता है, ठीक है, उसमें आने के लिए हमारे पास फोरामेन ऑफ मोनरो होता है। ठीक है, मोनरो होता है लैटरल टू थर्ड वेंट्रिकल। लैटरल वेंट्रिकल है और थर्ड वेंट्रिकल के दरमियान है फोरामेन ऑफ मोनरो। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल आ जाता है। फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के अंदर जो है वो हमारे पास सेरिबल एक्विडक्ट आता है। ठीक है, सेरिबल एक्विडक्ट आता है थर्ड टू फोर वेंट्रिकल, या एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस। ठीक है, सेरिबल एक्विडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड डॉक्टर सलान। ठीक है, या एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस कहा जा सकता है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन एरिया होता है ब्लॉकेज का, CSF की ब्लॉकेज का अगर कोई मोस्ट कॉमन एरिया है तो इसमें ये सबसे ज्यादा कॉमन एरिया जिसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद थर्ड टू फोर्थ हो गया। फोर्थ वेंट्रिकल के अब साइडों पे जब निकलना होता है तो वो लश्का और मेजेंडी से निकलता है। ठीक है, यस। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है हमारे पास, जब फोर्थ वेंट्रिकल से सब अरेकनॉइड में जाना है तो वो फोरामेन मेजेंडी एंड लश्का से जाता है। ठीक है, सब अरेकनॉइड स्पेस में जाता है फ्रॉम द फोर्थ वेंट्रिकल। उससे किससे जाता है, फोरामेन लश्का और फोरामेन मेजेंडी से। ठीक है, तो लैटरल टू थर्ड वेंट्रिकल में फोरामेन मनरो होता है। ठीक है, थर्ड टू फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान सेरिबल एक्विडक्ट होता है। फोर्थ वेंट्रिकल के बाद सब अरेकनॉइड स्पेस में जाता है CSF, वो लश्का और मेजेंडी के थ्रू जाता है। ठीक है, और CSF बनता किससे है, CSF बनता है कोराइड प्लेक्सिस से। CSF बनता कोराइड प्लेक्सिस से है, एब्जॉर्ब होता है अरकनॉइड ग्रेनुलेशन में। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन से कोराइड, कंस्ट्रिक्शन से याद कर सकते हैं, कोराइड प्लेक्सिस में कंस्ट्रिक्ट होता है या बनता है। ठीक है, ए विद द एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्ब होता है अरकनॉइड प्लेक्सिस में। ठीक हो गया, तो बनता कोराइड में है और एब्जॉर्ब किस में होता है, अरकनॉइड प्लेक्सिस ग्रेनुलेशन में। और ड्रेन किस में होता है, ड्यूरल वीनस साइनस। ठीक है, तो इनके स्पेलिंग के साथ आप सी विद द कंस्ट्रक्शन एंड सी विद द कोराइड प्लेक्सिस जहाँ पे बनता है, ए विद द अब्जॉर्प्शन, ए विद द एरिकनाइड ग्रेनुलेशन जहाँ पे अब्जॉर्ब होता है, और डी से जो है वो क्या है, डी से ड्रेनेज है, और डी विद द ड्यूरल वीनस साइनस है। तो जब आपके पास ड्रेनेज का एमसीक्यूज आए तो ड्यूरल वीनस साइनस है, जब आपके पास एब्जॉर्प्शन का एमसीक्यूज आए तो एरिकनॉइड है। हाँ जी, ये मैं बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ बन रहा है और कहाँ अब्जॉर्ब हो रहा है, और दूसरा पाथवे भी मैंने बताया इससे पहले। ठीक है, और सी से क्या है, जहाँ पे बन रहा है और जहाँ से कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, दैट इज अ कोराइड प्लेक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ से CSF बनता है, जहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, जहाँ पे ड्रेन हो जाता है। इसके अलावा जहाँ जहाँ से पास करता है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है और हाइड्रोसेफेलस कॉज हो जाता है, तो वो सारी चीजें जो है वो। अब जो हमारे पास ये फोरामेन होते हैं, ये याद रखिएगा, जो फोरामेन जहां पे भी ब्लॉक होगा, इफ फोरामेन इज ब्लॉक बिटवीन द लैटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल, तो हमारे पास लैटरल वेंट्रिकल स्वेल कर जाएगा। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल नहीं बल्कि लैटरल वेंट्रिकल स्वेल कर जाएगा। क्या ठीक, कह रही हो?
काइंडली म्यूट कर दें। मुझे बार बार म्यूट करना पड़ता है। अच्छा, तो ये क्या है कि थर्ड लैटरल और थर्ड वेंट्रिकल में क्या है कि इसके दरमियान जो फोरामेन है, अगर ये ब्लॉक होगा फोरामेन ऑफ मनरो, तो लैटरल वेंट्रिकल स्वेल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में सेरेब्रल एक्विडक्ट ब्लॉक करेगी तो कौन सा स्वेल करेगा? थर्ड। ठीक है, ओके। ऊपर वाला स्वेल करता है, ठीक है, प्री वाला। ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो कौन सा स्वेल कर देगा और कौन सा नहीं करेगा। ठीक। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास, बेशक मेजर फॉर्मेशन जहां पे भी हो, जो भी आपका फोरामेन ब्लॉक हुआ उससे पहले वाली चीज स्वेल कर जाएगी, बस आप इस चीज को ध्यान में रखें। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बिहाइंड यही है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका एक वेंट्रिकल स्वेल आ रहा है तो आपकी ब्लॉकेज किधर पे है, ये आप यू शुड नो। अगर आपके पास एमसीक्यूज में लिखा हुआ आ रहा है कि आपका थर्ड वेंट्रिकल ब्लॉक कर रहा है, तो यू शुड नो कि सेरेब्रल एक्विडक्ट में ब्लॉकेज है। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल स्वेल कर रहा है, तो आपको पता है कि ब्लॉकेज इधर है, इसलिए ये स्वेल कर रहा है, आगे फ्लो में चीज जा ही नहीं पा रही। ठीक है, तो बस आपको वो एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट, एक मिनट। अच्छा, स्लीप जो हमारे पास है, हाँ हाँ, आउटफ्लो ब्लॉक हो जाता है ना स्लीप। ठीक है, स्लीप है वो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ स्लीप है, एक रेम स्लीप है और एक नॉन रेम स्लीप है। ठीक है, मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं एक आप लोगों से पिक्चर शेयर कर दूं इसके लिए, स्लीप में, तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा हमें करने में। हाँ जी, लैटरल वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। जी, तो राइडर फ्लेक्स को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, तब तक जब तक मैं वो सर्च करी हूँ, आपको पिक्चर भेज। अच्छा, न्यूरो ट्रांसमीटर डिवाइस कर लेते हैं, फास्ट पेन का न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा है? और स्लो पेन का न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा है? ठीक है, फास्ट पेन के फाइबर्स कौन से हैं? फास्ट पेन के फाइबर्स। स्लो पेन के फाइबर्स कौन से हैं? ठीक है, जॉइंट के लिए रिसेप्टर्स कौन से हैं जो कि डीप टच को इन्वॉल्व करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी फाइबर्स के रिसेप्टर्स कौन से हैं हमारे पास? लो फ्रीक्वेंसी फाइबर्स के रिसेप्टर्स कौन से हैं? अनियन स्किन रिसेप्टर्स कौन से हैं? बड़ी जल्दी जल्दी जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, और फिंगर टिप्स पे कौन से होते हैं बहुत ज्यादा? ठीक है, कोल्ड को सेंस कौन से करते हैं? ठीक है, ओके। वार्मथ को कौन से सेंस करते हैं? ठीक है, ओके। अब फाइबर्स में आ जाए, वार्मथ के लिए फाइबर्स कौन से हैं?
ठीक है। और डी फाइबर्स किसके साथ होते हैं? पेन और वार्मथ के लिए फाइबर्स। फाइबर्स और रिसेप्टर्स में फर्क रखना। डी फाइबर्स पेन और इसके अलावा कौन सा टेम्परेचर, हॉट या कोल्ड? कोल्ड टेम्परेचर। कोल्ड टेम्परेचर। बी फाइबर्स किसके साथ होते हैं? डी फॉर कोल्ड ना। बी फाइबर्स किसके साथ है? बी फाइबर्स वो टच एंड प्रेशर के साथ। ठीक है, ओके। और और हम अगर कुछ डिस्कस करें, प्री गैंग्लियोनिक हो गए, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कौन से हैं? ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अब हम अगर ये डिस्कस कर लें कि टेम्परेचर रेगुलेशन ओवरऑल क्या चीज करती है? ठीक है, ओके। और अगर मैं बोलूं कि कोल्ड टेम्परेचर कौन जनरेट करता है? एंटीरियर। ठीक है, और हॉट टेम्परेचर कौन जनरेट करता है? पोस्टीरियर। इतने जल्दी जल्दी एमसीक्यू जवाब आने, वेरी गुड। ठीक है, मतलब ये समझ आ गई है सारी, यहाँ तक किसी की कोई क्यूरी नहीं है। ठीक है, यही एमसीक्यूज आते हैं। जब हम सीएनएस फिजियो के एमसीक्यूज भी करेंगे तो आपको इजी लगेगा, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये एमसीक्यूज रिपीट होते जाएंगे, आगे पीछे आते जाएंगे। ठीक है, तो यही एमसीक्यूज में भी ज्यादातर हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा सीएनएस जब हम पैथो पढ़ेंगे तो उसके थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे, और इसी तरह न्यूरो के, और यही एमसीक्यूज, यही टॉपिक्स हमारे पास आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट हमारे पास रैम और नॉन रैम स्लीप है, जिसके हमारे पास मल्टीपल एमसीक्यूज आते हैं, बहुत दफा आते हैं। ठीक है, आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ, उससे हम ये रैम और नॉन रैम स्लीप करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बुक पे जो है वो ज्यादा अच्छा। अब ये है कि हमारे पास जो स्लीप है, देयर इज अ टू टाइप ऑफ स्लीप, नॉन रैम स्लीप एंड रैम स्लीप। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास स्लीप में एक तो जो इम्पोर्टेंट चीज जो हमसे एमसीक्यूज वाइज पूछी जाती है वो ये वेव्स हैं। ठीक है, ये वेव्स हैं जो है बैट्स, ड्रिंक, ब्लड। ठीक है, ये वेव्स हमसे पूछी जाती हैं। रेम स्लीप है, नॉन रेम स्लीप है, या जैसे भी स्लीप की कोई हिस्ट्री देके तो ये पूछा जाता है। ठीक है, जब पे हमारी अवेक हम होते हैं और हमारी आईज ओपन होती हैं, हम अलर्ट होते हैं। ठीक है, एक्टिव मेंटल कंसंट्रेशन होती है, तो उसके अंदर बीटा वेव्स होती हैं जो कि ईईजी पे रिलीज होती है। ठीक है, ईईजी जो हम कराते हैं ना ब्रेन की, उसके अंदर जब अलर्ट या अवेक आईज ओपन होती हैं तो बीटा वेव्स होती हैं। बैट्स ड्रिंक ब्लड। ठीक है, बैट्स ड्रिंक ब्लड। तो बैट्स में सबसे पहले जो बी वेव्स हैं वो अवेज आईज ओपन में होती है। ठीक है, जो अवेक आईज क्लोज है, एक बंदा है जो कि अलर्ट है, जाग रहा है, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, जानबूझ के आंखें बंद की हुई हैं, उसके अंदर जो वेव्स होंगी दैट आर द अल्फा वेव्स। ठीक है, जो कि अलर्ट है लेकिन उसने वैसे ही आंखें बंद की हुई हैं, अवेक है, आईज क्लोज हैं, उसके अंदर अल्फा वेव्स आएंगे। ठीक है, बैट्स के बी और ए से हो गया। उसके बाद हमारे पास नॉन रैम स्लीप आ जाती है, जिसमें N1 स्लीप होती है, N2 स्लीप होती है और N3 स्लीप होती है। जो नॉन रैम स्लीप की N2 स्लीप होती है, ये सबसे ज्यादा इसकी प्रेजेंटेशन होती है, दैट इज द 45%। ठीक है, N1 स्लीप जो है ये लाइट स्लीप होती है, इसके अंदर जो है वो थीटा वेव्स जो है वो आती हैं। तो बैट से हमारा बैट से बैट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद N2 स्लीप जो कि मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज आता है, इसके अंदर डीपर स्लीप होती है, ग्राइंडिंग होती है, ब्रूजियम होती है। ठीक है, टीथ ग्राइंडिंग इसके अंदर आती है। इसके अंदर स्लीप स्पिंडल्स या के कॉम्प्लेक्सेस हमें मिलते हैं। ठीक है, तो बैट्स का एस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जो N3 स्लीप है, इसके अंदर स्लीप वॉकिंग, नाइट टेरर्स, बेड वेटिंग, ये सारे एमसीक्यूज में ऑप्शन लिखे हुए आते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत गौर से पढ़ लें या देख लें या समझ लें कि जो स्लीप वॉकिंग है, नाइट टेरर्स हैं, बेड वेटिंग है, टूथ ग्राइंडिंग है, ये सारी हमारी नॉन रैम स्लीप के अंदर आती हैं। ठीक है, और जो N3 इसकी है वो है डेल्टा वेव।
ये इतना ओपन करके पूछा नहीं जाता कि N2 है या N3 है। हाँ, लेकिन एमसीक्यूज वाइज जैसे कि टूथ ग्राइंडिंग हो गया, स्लीप वॉकिंग हो गया, नाइट टेरर्स हो गया, बेड वेटिंग हो गया, ये नॉन रैम स्लीप के साथ एसोसिएटेड है। ये एमसीक्यूज बहुत दफा आता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रैम स्लीप। रैम स्लीप के अंदर हमारे पास एमसीक्यूज क्या आते हैं कि इसके अंदर, मैं दोबारा रिवाइज भी कर देती हूँ, आप इसको समझे अभी कि क्या क्या है, ठीक है। जो रैम स्लीप है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि मोटर टोन लॉस हो जाती है। ब्रेन की ऑक्सीजन तो ज्यादा होती है लेकिन एसिटाइल कोलीन भी ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। रैम स्लीप में ड्रीमिंग होती है, ठीक है। अगर कोई आपसे ये एमसीक्यूज पूछे कि ड्रीमिंग किस में होती है तो वो रैम स्लीप में होती है। नाइट मेयर्स होते हैं रैम स्लीप पे, नाइट टेरर्स जो होते हैं वो नॉन रैम के अंदर होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, क्लाइटोरल या पिनाइल टर्मिनेंस होगी, या स्वेयर मेमोरी प्रोसेसिंग होगी, फंक्शनिंग होगी। ये सारी चीजें जो हैं वो रैम स्लीप के अंदर आती हैं, ठीक है। रैम स्लीप के अंदर क्या क्या आ जाता है, रैम स्लीप के अंदर ड्रीमिंग आती है, ड्रीमिंग आती है, ड्रीमिंग इज द रैम स्लीप, ठीक है। और मोटर टोन लॉस होती है रैम स्लीप में। इसके अलावा रैम स्लीप में नाइट मेयर्स होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स होती हैं रैम स्लीप में, और ये थ्रू आउट द नाइट रहती है, ठीक है। तो रैम स्लीप जो है उसके अंदर हमारे पास बीटा वेव जो है वो रिलीज होगी इन ईईजी, ठीक है। ये बीटा वेव्स है। तो दो चीजें आपने इंपॉर्टेंटली याद क्या करनी है, अवेक आइज ओपन के अंदर आपके पास बीटा वेव है, अवेक आइज क्लोज के अंदर आपके पास अल्फा वेव है, ठीक है। बैट्स ड्रिंक ब्लड को याद रखना है। फिर नॉन रैम स्लीप के अंदर आपके पास लाइट स्लीप का एमसीक्यूज आ जाता है, डीपर स्लीप के साथ एमसीक्यूज आ जाता है जिसके अंदर टीथ ग्राइंडिंग लिखी हुई आती है, स्लीप वॉकिंग लिखी हुई आती है, नाइट टेरर्स आते हैं, बेड वेटिंग आती है। रैम स्लीप के एमसीक्यूज में लॉस ऑफ मोटर टोन आता है, ड्रीमिंग के एमसीक्यूज आते हैं, नाइटमेयर का एमसीक्यूज आता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज का एमसीक्यूज आता है, ठीक है। और बीटा वेव्स आती है। तो ये वेव्स आपको पता होनी चाहिए, और सिम्टम्स जो हमारे पास रैम और नॉन रैम स्लीप के जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है वो हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या है, ठीक है। एमसीक्यूज में ये डिस्क्रिप्शन देके आपसे पूछेंगे ये बताएं ये रैम स्लीप है या नॉन रैम स्लीप है, आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दोनों के न्यूक्लियस होते हैं। नॉन रैम है आर, एन और आर है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा है न्यूक्लियस, रेफे, ठीक है। नॉन रैम से क्या है न्यूक्लियस, रेफे, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। एन से क्या है न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, एन से कौन सा न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, आर से है रेफे। तो नॉन रैम स्लीप में न्यूक्लियस रेफे इन्वॉल्व होता है, ठीक है। न्यूक्लियस रेफे इन्वॉल्व होता है नॉन रैम स्लीप में। और रैम स्लीप में हमारे पास लोकस सेरुलस न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लोकस सेरुलस, लोकस सेरुलस, ठीक है। CERELUS, ठीक है। लोकस सेरुलस न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है रैम स्लीप में, और नॉन रैम स्लीप में न्यूक्लियस रेफे इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब रैम स्लीप के अंदर एसिटाइलकोलिन होता है जो कि लोकस सेरुलस से इन्वॉल्व होता है, और नॉन रैम स्लीप के अंदर सेरोटोनिन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ठीक हो गया। लोकस सेरुलस ये पॉन्स का न्यूक्लियस है, और रेफे न्यूक्लियस ये ब्रेन स्टेम का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज भी आते हैं कि नॉन रैम स्लीप में कौन सा न्यूक्लियस है, रेफे न्यूक्लियस है, न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, सेरोटोनिन। और रैम स्लीप के अंदर न्यूक्लियस कौन सा है, लोकस सेरुलस, और न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज हमारे आते हैं विद द नॉन रैम एंड रैम स्लीप, जो कि इम्पोर्टेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। और वेव्स के साथ भी यही एमसीक्यूज आते हैं। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी इसी तरह ही है, और एमसीक्यूज और ऐसे भी टॉपिक वाइज भी यही है। न्यूरोट्रांसमीटर मैं बता देती हूँ, वेव्स ये याद रखनी है, ये बैट्स ड्रिंक ब्लड, ठीक है। ये बैट्स, डी से ड्रिंक, बी से ब्लड, ठीक हो गया। ये वेव्स याद रखनी है, ठीक है, बैट्स ड्रिंक ब्लड, फाइन। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं, नॉन रैम स्लीप का आपके पास है सेरोटोनिन, और रैम स्लीप का एसिटाइलकोलिन, ठीक है। रेफे न्यूक्लियस और लोकस सेरुलस,
दोनों चीजें हैं, ठीक है। न्यूक्लियस वाइज भी पूछ सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर वाइज भी पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वाइज भी पूछ सकते हैं, वेव्स के वाइज भी पूछ सकते हैं। तो सारा पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, लोकस सेलुलर स्पॉन्ज का न्यूक्लियस है, और जो रेफे न्यूक्लियस है वो हमारे पास आ जाता है ब्रेन स्टेम का। रैम स्लीप की डिस्क्रिप्शन में आपके पास लॉस ऑफ मोटर टोन होगा, ड्रीमिंग होगी। ड्रीमिंग का एमसीक्यूज बहुत दफा आता है, ठीक है। अम, मैंने ये फर्स्ट एड की पिक्चर आपको कराई है, ठीक है। ये डबल ए में भी यही लिखा हुआ है, लेकिन ये कुछ ज्यादा प्रिसाइजली यहाँ पे लिखा हुआ था, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट एड से करवा दिया, ठीक है। अच्छा, और रैम स्लीप में लॉस ऑफ मोटर टोन होगा, ड्रीमिंग होगी, नाइट मेयर्स होंगे, और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर आई मूवमेंट भी हो सकती है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स भी हो सकती है, ठीक हो गया। और नॉन रैम के अंदर दूसरे सिम्टम्स आ जाएंगे। हाँ, मैं कर दूंगी, ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो बाज़ दफा आपके पास एमसीक्यूज अलोंग विद द न्यूरोट्रांसमीटर्स भी आ जाते हैं, और बाज़ दफा अब एक एमसीक्यूज में के अटेम्प्ट में इस तरह आया था कि उन्होंने जो है वो फलाना फलाना न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बंद कर दिया है, ठीक है। उसके अंदर उसने सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर का भी बोला था कि वो बंद कर दिया, और दूसरी तरफ उसने एसिटाइल नॉरएपिनेफ्रिन को ब्लॉक कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अब बताएं कि कौन सी स्लीप ब्लॉक हुई, क्या वो कंप्लीटली उसकी स्लीप ब्लॉक हो गई, क्या इसका सिर्फ नॉन रेम ब्लॉक हो गया, क्या उसका सिर्फ रैम ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं जब आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स गिवन होते हैं। तो उसमें N4 का लिखा हुआ है, ठीक है। N4 N3 N4 लिखा जाता है, लेकिन जो रेफरेंस बुक्स हैं हमारे पास उनमें N3 ही ज्यादा है, ठीक है। डिटेल में आपसे N1 2 3 4 करके नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अगर आपसे वेव्स का पूछा जाए तो फिर N1 2 3 4 आ सकता है वेव्स के साथ, लेकिन सिम्टम्स के लिहाज से आपको नॉन रैम और रैम के हिसाब से पूछा जाएगा, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स का क्या एक्सप्लेन कर दूं प्लीज? वो थोड़ा सा ये है कि जो नो हो हाँ, उसमें यही था कि कुछ लोगों ने कहा कि एसिटाइल कोलीन और नॉरएपिनेफ्रिन एक जैसी चीजें ही होती हैं। तो अगर एसिटाइल नॉरएपिनेफ्रिन उन्होंने लिखा है, तो हो सकता है कि दोनों स्लीप्स ब्लॉक हों, लेकिन वो दोनों स्लीप्स ब्लॉक नहीं थी, क्योंकि उसमें सिर्फ एसिटाइल कोलीन ही रिसेप्टर होता है, नॉरएपिनेफ्रिन नहीं होता। और उसमें सिर्फ जो है वो अगर सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन ब्लॉक है, तो इसका ये मतलब है कि सिर्फ नॉन रैम स्लीप ब्लॉक है, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, अगर हमें बैकग्राउंड या नो हाउ पता हो कि इसका न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, तो हम इस तरह के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक्स यही होते हैं। अब ये था पेपर 2 का क्वेश्चन, ठीक है। तो पेपर 2 में हमारा स्पेशलिटी बेस्ड बाज दफा क्वेश्चन आते हैं, बाज दफा नहीं ज्यादातर, ठीक है। और मेडिसिन का पेपर था वो, तो उसके अंदर नहीं, नहीं, नॉरएपिनेफ्रिन नहीं होती है, एसिटाइल कोलीन ही इटसेल्फ होता है, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन का रोल नहीं होता।
लेक्चर अभी बस अभी ये एंड हो जाएगा लेक्चर अभी, तो फिर मैं इसके बाद डॉक्टर उमैर को भेज दूंगी, वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज करेंगे। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई क्यूरी के हमें ये चीज नहीं समझ आई, ये वाला टॉपिक हमने समझा, ठीक है, टॉपिक्स यही है, इसी के गिर्द हमने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं ज्यादातर, और जो आपके पेपर में भी टॉपिक्स आएंगे वो यही आएंगे। स्टेम और एमसीक्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक यही रहेंगे। ठीक है, तो फिजियो की क्लास भी साथ साथ अटेंड कर लें, ताकि कोई थोड़ी सी बैकग्राउंड फिजियोलॉजी या वो रह जाए तो एक दफा जो है वो उसको कर लें। इसके अलावा वो मैं बता देती हूँ, इसके अलावा विकीपीडिया पे आ रहा है, लेकिन मैंने जो स्टडीज फिर मैंने भी जो सर्च किया हुआ था उसमें नॉरएपिनेफ्रिन का नहीं था उसके साथ। अच्छा, बुक्स जो हैं वो ले लें। बुक्स के अंदर जो है वो नसीम शहजाद या फास्ट एड ले लें, ठीक है, उससे थ्योरी साथ साथ करते रहे। N2 वाला पॉइंट, N2 के अंदर हमारे पास जो है वो टीथ ग्राइंडिंग आती है, ठीक है, तो ग्राइंडिंग या ब्रूसिस हम उसे कहते हैं, टीथ ग्राइंडिंग उसके अंदर आती है। रिफ्लेक्सिस वाला इतना इम्पोर्टेंट वैसे नहीं है, ये हम एमसीक्यूज में सॉल्व कर लेंगे। नहीं, वो मैं करवा चुकी हूँ, वो एमसीक्यूज में आगे आएंगे। जो इसके अंदर हैं वो बेशक अभी रहने दें, वो हम एमसीक्यूज में सॉल्व करेंगे साथ, वो एमसीक्यूज में आ जाएंगे। और इसके अंदर अभी कुछ ऐसा है भी नहीं, जो चीजें हैं वो आगे न्यूरो एनाटमी वाली हैं, तो इसलिए वो मैंने डिस्कस नहीं किया न्यूरो एनाटमी वाली चीजों को। रिफ्लेक्सिस के अंदर एक एमसीक्यूज आगे आएगा, उसी के अंदर ही वो सॉल्व हो जाना था, चलें उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो रिफ्लेक्सिस हैं उसके अंदर हमारे पास स्ट्रेच रिफ्लेक्सिस या मायोटैक्टिक रिफ्लेक्सिस हैं, ठीक है, इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्सिस है और विथड्रॉ रिफ्लेक्सिस हैं। इसके अंदर एमसीक्यूज इस तरह आता है कि हमसे पूछा जाता है कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स किसके अंदर है, तो वो मोनोसाइनेप्टिक होता है, और जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। जो इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स है उसके अंदर गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, वो उसकी वजह से होता है और वो डायसाइनेप्टिक होता है, ठीक है। और जो विथड्रॉल रिफ्लेक्सेस होते हैं दे आर मल्टी साइनेप्टिक और पॉली साइनेप्टिक। आपके पास मोनो, डाई और मल्टी पॉली साइनेप्टिक का एमसीक्यूज आता है। आपके पास ये एमसीक्यूज आता है कि इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स किसकी वजह से होता है, ठीक है, और जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है वो किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो जब हमारे पास जो है वो स्ट्रेच आता है, सिर्फ मसल में स्ट्रेंथनिंग आ रही होती है, लेंथनिंग आ रही होती है, दैट इज द स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ठीक है। और जो हमारे पास गोल्जी टेंडन है उनमें इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स आ रहा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इनहिबिटरी न्यूरॉन्स भी जा रहे होते हैं और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स कॉज करते हैं, ठीक है। ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो आ रहे होते हैं, ये जो एक्स्ट्रा ओवर स्ट्रेच ऑफ द मसल्स हो रही होती है उसको रिलैक्स करने के लिए आ रहे होते हैं, ताकि मसल की जो है वो डैमेज ना हो। तो जो गोल्जी टेंडन है वो इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स के उस पे एक्ट करता है, और ये डायसाइनेप्टिक होता है। इसके अलावा जो विथड्रॉल रिफ्लेक्स हैं, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, वो मल्टी साइनेप्टिक होते हैं और पॉली साइनेप्टिक होते हैं, ठीक है। विथड्रॉल रिफ्लेक्स तब एक्टिवेट होते हैं जब आप किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पे पाउंड रख दें, हाथ रख दें, आग पे हाथ रख दें, ठीक है, तो ये विथड्रॉल रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, जो कि मल्टी एंड पॉली साइनेप्टिक होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 2, 3 एंड 4 फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको बस इतना पता होना चाहिए मोनोसाइनेप्टिक कौन से हैं, डायसाइनेप्टिक कौन से हैं, ठीक है। गोल्जी टेंडन किस में आ जाता है हमारे पास, स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस में क्या आ जाता है, और ये तीन तीन चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। जी, डबल ए डिस्कस हो रही है। ठीक है, ओके। अड्रेनल वाला पॉइंट यही है कि अड्रेनल ग्लैंड को सिर्फ प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर सप्लाई करते हैं, एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद अड्रेनल मेडुला जो है वो फर्दर कैटाकोलामिन रिलीज करता है और फिर वो अपना एक्शन रोल प्ले करते हैं, ठीक हो गया। किसी और की कोई क्यूरी अभी तक की?
नहीं, कल क्वेश्चंस करेंगे हम। नसीम शहजाद साहब बड़े सीएनएस के टॉपिक्स में मिल जाएगा, सीएनएस में ना। न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरो सॉरी, न्यूरो या सीएनएस में लिखा होगा मतलब। न्यूरो तो होगी ना, न्यूरो फिजियो। जी, 3 o'clock। ठीक है, ओके। चले, मैं ये लेक्चर अब भेज देती हूँ, इसको एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा, जो चीजें हमने पढ़ी है। कल इंशाल्लाह एमसीक्यूज करेंगे। जो कोई एक्स्ट्रा चीज होगी उसको भी हम कल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इसमें नॉर एपी आ रहा है फर्स्ट एड में। तो किरकेडियन रिदम में आ रहा है। वालेकुम सलाम। वो तो किरकेडियन रिदम में वो रिलीज हो रहा है ना। नीली अगर हम अलहदा कर दें लोकोसेरोलस से, तो उससे आगे जो है वो हमारा एसिटाइलकोलिन होता है। कैडमियम रिदम में नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, फाइन विद इट, लेकिन उससे उसमें नहीं होता। ठीक है जी, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।